Hello everyone. Am I audible? Am I audible to everyone? Okay. So, first of all, thank you everyone for joining the session. And I would like to thank you all for joining the session as the exams are in November in such a short time. Now, आप लोगों के पास time काफी कम है for preparations and to clear the CA intermediate exams. And therefore, the My Student Club is here with this session known as Lakshya. Laksh to ace and conquer the CA intermediate examinations. And uske liye we have invited two guest speakers. I would like to welcome Kunal Hardwani, AIR 3, May 2022 attempt. Currently, he is working as an article assistant in KPMG. And secondly, we are having Varun Bhatia, All India rank 42. He is working in ENY as an article assistant. So, Kunal and Varun, we welcome you both. We are happy to have you here and would like you to share with everyone your strategy and your knowledge. So, welcome you both. Hello everyone. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Yeah. Hi Varun. कैसा है भाई? बढ़िया भाई। हाँ. बोलो। So अभी तो मेरे हिसाब से there are 2 months left for the exams from here. So basically ये टाइम जो रहता है ना ये टाइम ही सबसे टेस्टिंग रहता है कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं कि जो डर का लेवल है वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है एंड पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है कि ऐसा लगता है कि हमारा कुछ हुआ ही नहीं है कि 2 ग्रुप डिसाइड किए होंगे तो अभी ऐसे वाले कि एक ही दे देते हैं भाई, अगला तो बाद में देखेंगे। सो ये वो टाइम रहता है। सो यही ऐसा टाइम है जहाँ पे अपने इमोशंस और अपने फियर को कंट्रोल करना पड़ता है और इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट ये बहुत लगता है ये टाइम पे, क्योंकि मैक्सिमम आपका कोर्स अभी तक खत्म हो गया होगा सबका, यूजुअली थोड़ा बहुत ही बचा होगा लास्ट का एंड रिविजन्स सबने स्टार्ट कर दिए होंगे। सो ये टाइम ऐसा है कि डरने से अच्छा है कि वहाँ एनर्जी लगाने से अच्छा है कि पढ़ाई में एनर्जी डाइवर्ट करके एंड अपने रिविजन्स पे फोकस करना। अब जो हो गया पास्ट 6 मंथ्स में जो हो गया वो हो गया, अब इसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता है। सो यू नीड टू नाउ फोकस ऑन what all about in next 2 months instead of thinking what happened in past 6 months. So more important is the next 2 months. हो सकता है आपके 6 मंथ्स बहुत बेकार गए हो, बट इफ नेक्स्ट 2 मंथ्स आपने रिविजन अच्छे से किए तो everything can be turned out. So now more focus should be on revising, less focus towards studying new things, because अभी कुछ नया पढ़ के सच कुछ होने नहीं वाला है। बेटर है कि जो पढ़ लिया है उसको प्रैक्टिस किया जाए एंड कोशिश करना कि 2 राउंड्स के टेस्ट हो जाए, कि 2 बार कोई भी टेस्ट पेपर लिख ले एंड देन पेपर में जाए तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है खुद के ऊपर कि हाँ हम कर पाएंगे। वो वो लेवल का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कुछ मॉक दोगे कि एक एटलीस्ट 2 टाइम्स आपने पेपर लिखा होगा तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि जब फाइनल फेज आएगा। सो बेसिकली नाउ है कि अभी आपका फोकस जो है कि हम रिवाइज करें एंड 2 बार एटलीस्ट टेस्ट लिख के एग्जाम में जाए एंड देन फिर जो होना है वो होगा। और रिजल्ट का डर अभी से नहीं रखना कि क्या होगा, पास होंगे कि फेल होंगे, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। जो हमारे हाथ में है वी कैन डू दैट एंड वी शुड नाउ मेनली फोकस ऑन रिविजन्स एंड टेस्ट इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट कि मेरा इतना सही हुआ है, मैंने कवरेज नहीं किया। अब जो होना था वो हो चुका है, जितना हमने किया है उसको थोड़ा और ब्रश आउट करके
फाइनल अपनी प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना, ये लास्ट के 2 मंथ्स में आपको मेनली फोकस करना चाहिए। Okay, so I would like Varun, you also please share your journey of CA intermediate. हाँ, मैं आपको पहले तो मैं अपना ऐसे एक जर्नी बताता हूँ कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं। इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, सिर्फ 25%, 20%, 10% बच्चे पास होते हैं। तो मैंने भी जब अपना इंटर का जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो मेरे स्टार्टिंग के 3 से 4 मंथ मैंने ऐसे एकदम आराम आराम से पढ़ाई किया था कि जैसा होता है। मेरे को फाउंडेशन में आ गए थे 303 मार्क्स, तो मेरे को इंटर में ऐसा था कि पास तो हो जाएंगे इतना भरोसा है, ये थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे पास हो जाएंगे, तो क्यों ज़्यादा मेहनत करना, बस पास हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स ला लेंगे। तो तब मैं ऐसे ही 3-4 महीने मैंने से एकदम आराम आराम से निकाले, तो कुछ इतना पढ़ाई का लोड वो नहीं लिया। बस क्लास जाता था, उसमें भी थियरी सब्जेक्ट में सो जाते थे, बस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अटेंड करते थे। और फिर 3-4 महीने बाद ऐसा हुआ कि मेरे टेस्ट वगैरह में गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे। तो मेरे जो सर है ना, वो उन्होंने मेरे को बोला था कि तेरे को जब, उनको भी पता है कि मेरा नेचर कैसा था, उनको पता है मैं कितनी देर पढ़ता हूँ, उनको सब पता था। तो वो मेरे को बोलते हैं कि तू जब इतनी देर पढ़ता है, थोड़ी देर पढ़ता है, तेरे को अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो तू ज़्यादा मेहनत क्यों नहीं करता है, एक बार अच्छे से मेहनत कर, बहुत अच्छे से ट्राई कर, तो तेरा एआईआर भी आ सकता है। तो और मेरी मम्मी भी मुझे हमेशा ये बोलते रहती थी कि एक बार तू एआईआर ला, तू मेहनत करेगा आ जाएगा। तो फिर मैंने उस दिन सोचा था कि ठीक है यार, अपन एक बार ट्राई करके देखते हैं। उस दिन मैं घर से आया था, घर पे आया क्लास से, एंड उस दिन मैंने नेट पे जाके ये सर्च किया था कि ऑल इंडिया रैंक क्लोज कितने में होता है। क्योंकि मेरे को घर वालों ने बोला था कि ऑल इंडिया रैंक लाना है, सर ने भी बोला था ऑल इंडिया रैंक, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला कि फर्स्ट लाना है, 50वां लाना है। तो मैं ये देखा कि अब मैं बोला चलो आखिरी वाला आ जाएंगे, आखिर किससे क्लोज होता है। तो मैं घर जाके उस दिन देखा था, तो वो हुआ था कुछ क्लोज, उस अटेम्प्ट, उसके एक अटेम्प्ट पहले में कुछ 590 के आसपास क्लोज हुआ था। तो मैंने बोला चलो अपन टारगेट, अब 590 पे क्लोज हुआ, अपन 600 का टारगेट रखते हैं, उस हिसाब से पढ़ते हैं। पहले मैंने कुछ टारगेट वारगेट रखा नहीं था, मैं बस जो हो रहा है 3-4 महीने निकाल लिए। फिर 4 महीने बाद मेरे को लगा कि ठीक है चलो अभी एक बार अपन ट्राई तो करके देखते हैं। कि फाउंडेशन में भी मार्क्स तो अच्छे आ गए थे, उस टाइम भी मैंने कुछ पढ़ा था, बट इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था। तो मैंने बोला था कि एक बार अभी ट्राई करके देखते हैं अपन इंटर में। तो उसके बाद से मैंने ऐसा बोलूंगा ना कि भले ज्यादा नहीं, बट मेरा 8 से 10 घंटे रोज का कंसिस्टेंटली पढ़ाई रहता था। मैं उसके बाद 4-5 महीने कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया। एंड मैं आपको बताऊंगा, मैंने टारगेट रखा था 600 मार्क्स का, और 590 मार्क्स पे क्लोज होता था। तो अगर आप उस अटेम्प्ट में भी देखोगे ना, तो 600 मार्क्स पे अराउंड 42-43 ये एआर आता। तो मैं भी अपने अटेम्प्ट में एआर 42 आया। मार्क्स मेरे को उतने नहीं आए, मार्क्स मेरे 553, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में सिर्फ 5 या 5.5% कुछ पासिंग था, है ना कुणाल, ऐसे ही कुछ था ना, 5 या 5.5% ही था पासिंग। हाँ भाई, लाइक बहुत कम हाँ। था रिजल्ट वो टाइम। हाँ, तो इसलिए हमारे टाइम पे पहला ऐसा होगा कि इतना कम परसेंटेज आया था पासिंग का, और इसलिए एआर इतना नीचे तक आया था। 553 मार्क्स से भी मेरा एआर आ गया था 42, और क्लोज कुछ 541 पे हुआ था। तो मेरे को मार्क्स उतने ही आए थे जितने, यानी एआर उतना ही आया था जितना मेरा 600 मार्क्स पे आता अगर नॉर्मल अटेम्प्ट रहता है एक तो मैंने वो टारगेट रखा था। तो मैंने जब वो टारगेट एक सेट किया ना कि हाँ मेरे को 600 मार्क्स लाने हैं, उस हिसाब से पढ़ाई किया, तो मेरे को आ गए उतने। बट मैं पहले क्या सोचता था ना कि पूरे इंडिया में इतने सारे बच्चे, 10,000 20,000 बच्चे एग्जाम देंगे, तो भाई मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैं क्या उखाड़ रहा हूँ ऐसा, मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मेरा पहले थिंकिंग ऐसा होता था। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने देखा कि पासिंग परसेंटेज कितना है। तो जब पासिंग परसेंटेज देखा ना, तो बोर्ड ग्रुप का आप अगर नॉर्मली पासिंग परसेंटेज देखोगे तो 10 से 15% होता है। तो मैंने बोला अभी, मैं पहले सोच रहा था कि 20-25 हजार में से टॉप 50 में आता है, बट मेरे को ये तो भरोसा था ना कि मैं पास हो जाऊंगा। तो मेरे लिए क्या टारगेट हो गया कि सिर्फ 2-3 हजार बच्चे पास होने वाले, उसमें से पहले 50 में आना है। तो वो कंपेरेटिवली इजी लग रहा था। जब मैं उसको देख रहा था कि 25 हजार में से टॉप 50 में आना है, एंड बाद में देख रहा था कि 2,500 से टॉप 50 में आना है, तो वो इजी हो गया था। तो वैसे ही हम क्या करते हैं ना कि ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं कितना ही पढ़ रहा हूँ, मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले कितने लोग होंगे। सेम मेरे को भी यही लगता था। बट जब मैंने पढ़ना चालू किया ना, जब मैं एक बार सीरियस हो गया मेरे टारगेट के लिए कि हाँ मेरे को एक बार ट्राई करना है, और उसके बाद मैंने सीरियसली पढ़ा था, तो तब जाके मेरा हो गया वो टारगेट एक्चुअली। तो आप में से भी बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी मैंने तो 5-6 महीने कुछ पढ़ा नहीं, अभी आखिरी के 2 महीने पढ़ के क्या ही होगा, बाकी लोग तो कितना पढ़ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ये 2 महीने भी जो है, 2 या ढाई महीने जितने बचे हैं अभी, वो अगर आपने सीरियसली किया, अपने रोज के इफेक्टिव 10-12 घंटे भी आप डालते हो पढ़ाई में, कम से कम 10 to 12 आवर, तो अभी ऐसा टाइम है कि
आपको उतना तो देना ही पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अभी 2 महीने है सिर्फ। एंड आपका जो भी सोशल, मैं भी बोलूँ ना कि मैंने पहले 3-4 महीने सब यूज किया, सोशल मीडिया, गेम, पबजी वबजी सब खेलता था मैं। बट आखिर के जो 2 महीने थे ना, उस टाइम में मैंने सब बंद कर दिया था, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया था, एंड पबजी वगैरह सब डिलीट कर दिया। तो अभी आखिर के सिर्फ 2 महीने ना, आप एकदम अपना फोकस लगा के सिर्फ उस पर टारगेट को अचीव करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम के बाद जो आपको टाइम मिलने वाला है ना, वो आपका इंटरमीडिएट के बाद का जो पीरियड रहता है, टिल यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, वो बेस्ट पीरियड रहता है आपके लाइफ का। ठीक है, आप उसमें आईटीटी करोगे, ओसी करोगे, आपका फुल फ्री टाइम रहता है, आप उस टाइम पे सब कर सकते हो एंजॉय। तो अभी के सिर्फ 2 महीने ना एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, एंड आपका सब हो जाएगा क्लियर। तो मतलब ये तो आप लोगों की जर्नी थी ना। आई वुड लाइक कि कुणाल और वरुण आप लोग मतलब बारी बारी से या कैसे आप टेकअप करना चाहते हो, प्लीज गिव सम स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स कि थ्योरी कैसे मैनेज करे एंड प्रैक्टिकल कैसे मैनेज करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ओनली दिस क्वेश्चंस कि लाइक थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये अटेम्प्ट लास्ट है जब EISSM रहेगा, एंड सो EISSM इज वन ऑफ द नाइटमेयर ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। सो ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का बैलेंस कैसे लेके चलना चाहिए? सो फर्स्ट कुणाल एंड देन वरुण। So basically ना, ग्रुप 2 में मोर थियरी एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। एंड थियरी का एक प्रॉब्लम क्या है, लाइक वो सब्जेक्ट जब लेक्चर्स देखते हैं तब तो बहुत मजा आता है, बट जब आती है रिवीजन की बारी आती है ना, तो लगता है भाई ये होना ही नहीं चाहिए था ये सब्जेक्ट। ये फीलिंग आती है, क्योंकि वो पढ़ते समय उतना लाइक मजा भी नहीं आता है, एंड इन द सेंस लाइक एक बर्डन लगता है वो पढ़ना। सो थ्योरी को टैकल करने का ना मेन तरीका यही है कि आप उसको उतना टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है, और कुछ नहीं है। मतलब इसमें कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक बेसिक्स है ये कि कोई भी थियरी सब्जेक्ट रहे ना, तो उसके नंबर ऑफ रिविजन ज्यादा होने चाहिए एंड उस पे कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम देना चाहिए। खास करके लाइक ऑडिट तो मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को तो सबसे टफ लगता था ऑडिट जितने सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि वो अलग ही था। मतलब उसमें समझता ही नहीं था कौन सा ऐसे कब लगाना है, मतलब क्या लिखना है वही नहीं समझ में आता था। ऐसा लगता था ये तो इसमें 2-3 ऐसे सब लिख डालो, मतलब वो फीलिंग आती थी। बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रिविजन अपने बढ़ाते जाओगे ना, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक उसमें प्रैक्टिस नहीं करना है, तो एक क्वेश्चन को देखने में मुश्किल से 10 सेकेंड लगता है कि एक बार देख लिया उसमें कौन सा ऐसे लगा, लाइक एक बैक ऑफ द माइंड आपके में चला जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, तो ये वाला ऐसे लगा के आना है। सो वो कब आएगा जब आप मोर ऑफ लाइक जितने क्वेश्चंस अवेलेबल है सब एक बार एक्चुअली गो थ्रू भी कर लिए ना, कि जरूरी नहीं है उसको लाइक लिख के देखना है, इतना भी नहीं कि लिखना है तो 1-2 क्वेश्चंस लिख के देख लिए तो इट इज सफिशिएंट, हमको आइडिया आ जाता है कैसे लिखना है। बट जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप गो थ्रू करोगे ना, एटलीस्ट एक बार ग्लांस भी कर लिए ना, सो आपके बैक ऑफ द माइंड आपके लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि लाइक अगर इस टाइप के क्वेश्चंस है सो हमको ये ऐसे लगाना है। एंड ऐसे नंबर तो मेन मेन याद हो जाते हैं, मतलब उसको ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं रहती है, वो अपने आप याद हो ही जाते हैं कि लाइक इतनी बार टीचर ही रिपीट कर देते होंगे क्लास में, देन हर जगह हर क्वेश्चन के आंसर में उनका रेफरेंस होगा, तो मेन मेन ऐसे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, उसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कि हर ऐसे का लॉजिक याद रखना, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्प वही करेगा। क्योंकि खासकर अगर आप लाइक पूरा ऐसे ऐसे ही अगर आप गलत इंटरप्रेट करोगे कि ये क्वेश्चन का आंसर समझो जैसे 500 से होना था, बट आप लाइक 200 या 210 से देखे होंगे, तो वो ऑब्वियस है वो रॉन्ग हो ही जाएगा। और इसमें कुछ स्टेप मार्किंग तो रहती नहीं थियरी सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए लॉजिक हर ऐसे का एटलीस्ट, अगर ऐसे के अंदर आपको लैंग्वेज याद नहीं है ना बट उसका लॉजिक याद है, तो आप कुछ तो वहाँ पे आंसर लिख पाओगे, बेसिक सा भी आंसर आप लिख पाओगे। इसलिए लॉजिक हर ऐसे का दिमाग में रखना कि लाइक ये ऐसे क्या बोलता है। तो ये बेसिक चीज रहती है थ्योरी सब्जेक्ट्स। एंड लाइक एसएम, लाइक ईआईएस एसएम में ईआईएस बहुत मोनोटोनस रहता है, उसमें प्योर रटना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता ईआईएस के लिए स्पेसिफिकली। एसएम में आपको लाइक पूरा आपकी एप्लीकेटिव माइंड चेक होगा, एसएम में आपको कुछ रटना नहीं है, बट आपको हर कॉन्सेप्ट का
क्या लॉजिक है, क्यों वो थियरी डेवलप हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए उसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एंड अगर आप वही गलत इंटरप्रेट करते हो कि लाइक इस पे बेंचमार्किंग कंसेप्ट लगाना था, उसकी जगह आपने कोई और लाइक बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग लगा दिए, तो लाइक जितना 2 पेज भी लिखोगे ना तो भी मार्क्स 0 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट ही गलत पिक किया था। तो अल्टीमेटली आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये है कि आपको हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। एंड उसको आप अगर 2-3 बार पढ़ लिए तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। सो फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन द लॉजिक कि ये क्यों आया, लाइक इसको कब लगाना है, एंड देन आप जैसे ही उसको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो कीवर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। सो एग्जाम में वो ऑटोमेटिकली क्लिक होगा लाइक स्पीड स्पीड में कि ये इधर लिखना था, ये इधर लिखना था, फिर वो कवर हो जाएगा। हाँ, पढ़ते समय बोर बहुत होता है, बट इट इज लाइक पार्ट एंड पार्सल है वो आपको थोड़ा बहुत सबने झेले है और वो झेलना पड़ता है। तो थियरी सब्जेक्ट्स में आप मोर फोकस रखना रिवीजन पे, एंड लॉजिक क्लियर होने चाहिए। एंड रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल बेसिकली सिंपल है कि प्रैक्टिस करना है जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके, जितने आपको मिल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहे हैं। बुक खत्म हो गई तो आरटीपीज निकालो, जितनी आरटीपीज अवेलेबल है सब क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से रहना चाहिए। एंड उसमें प्रैक्टिस, उसमें ऐसे देख देख के ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, भले आप रफ में करते हो या कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे कैलसी में ही सॉल्व हो जाते हैं हाथ तो हाथ। तो वैसे प्रेजेंटेशन पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो जब आप 2 बार अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट लिखते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उस पर कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं लगाना है। सो बेसिक यही रखना कि जितने क्वेश्चंस हो सके मैक्सिमम वो सॉल्व करना। एंड लाइक पास पेपर्स हो गए, आरटीपी, जहां जहां से क्वेश्चन मिले ना सॉल्व करते जाना, और देखते जाना कि कैसा अप्रोच है उसको सॉल्व करने का। ताकि क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे कि पता है अपने को कि लाइक आईसीआई के मॉड्यूल में गलत दिए है, बट करना वैसे ही पड़ता है अल्टीमेटली, क्योंकि वो लाइक वो बाइबल तो आईसीआई मॉड्यूल ही है, अब उसमें कुछ गलत दिया है तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसलिए देखते जाना कि आईसीआई ने क्या अप्रोच लिया है सॉल्व करने का, एंड उस हिसाब से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो प्रैक्टिकल और थियरी, थियरी में आपको ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे ही लगेंगे, मतलब उसका कोई और कोई लाइक ऑल्टरनेटिव ही नहीं है थियरी सब्जेक्ट्स के लिए। Okay, Kunal, thank you for sharing this information. Now, Varun, will you please share? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो मेरा भी ऐसे ही था अप्रोच। मैं क्या करता था जब पहली बार पढ़ रहा था ना, पहली बार भी नहीं बोलूँगा, जब मैंने इसे हाँ, यानी जब मेरा क्या ऐसा रहता था, मैंने ऑफलाइन कोचिंग लगाई हुई थी। तो पहले सर पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिया था। उसके बाद मेरी ऐसे चैप्टर वाइज़ या 2-3 चैप्टर्स में कैसे टेस्ट होती रहती थी। तो जब मैं वो चैप्टर वाइज़ ये सब टेस्ट दे रहा था ना, तो तब मैं मार्क कर लेता था कि कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं। यानी कौन से मेरे को आगे बाद में रेफर करने चाहिए। कुछ-कुछ होते हैं ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो उन पे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं रहता है हर बार। तो जो क्वेश्चंस अच्छे लगे या जो अपने आप को जब हम पहली बार सॉल्व कर रहे थे ना, तब अपने को डिफ़िकल्ट जाता है वो सॉल्व करने में, तो उनको मार्क करके रख देने का। फिर जब आपका ये पीरियड रहता है ना आखिरी के 2-3 महीने रहते हैं, तब आपको ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं, जो आपने तब मार्क किए थे, ठीक है? तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब वैसे किए कि पहले हर चैप्टर मैंने ऐसे रिवाइज़ किया कि मैंने वैसे अभी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखे तो कांसेप्ट अपने ऑलरेडी किए हुए रहते हैं। अपने कांसेप्ट रिवाइज़ क्वेश्चंस करते-करते ही हो जाते हैं। तो कोई अगर कांसेप्ट में दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करते-करते, तो वापस वो जो भी आप लेक्चर जिसके भी रेफर करते हैं उनके, या तो कोई यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर देख के वो वाला कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। बाकी आपको जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो क्वेश्चंस के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो जो भी ये सब क्वेश्चंस थे ना वो आप एक बार पढ़ लो। उसके बाद मैंने क्या किया था कि 2 मॉक टेस्ट दिया था मैंने, आरटीपीज वगैरह तो किया था, एंड 2 मॉक टेस्ट दिया था। एंड मॉक टेस्ट कैसे देता था मैं कि टाइमर लगा के मैं बैठता था, एंड मैं अपने दोस्त के साथ बैठता था। हम दोनों मॉक टेस्ट सॉल्व करते थे, एक दूसरे को देते थे, एक दूसरे के हम मॉक टेस्ट चेक करते थे, ठीक है? फिर हमारी क्या गलती है हम वो चेक करते थे। फिर मॉक टेस्ट देके बैठ जाओगे या कोई भी टेस्ट सीरीज दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, अनलेस आप अपनी गलतियाँ उसमें देख रहे हो क्या हुई है, एंड उसको इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है? तो आपने क्या गलतियाँ की है वो आपको देखने की जरूरत है अपने टेस्ट में, ठीक है? वो गलतियाँ को देखो, गलतियाँ सुधारो। एंड ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का तो मैंने हर एक में ऐसा किया था। एंड थियरी सब्जेक्ट तो मेरा भी वीक ही था थोड़ा बहुत। मेरे को भी, मैं बोलूंगा मेरे को 8 सब्जेक्ट में से 5 जो प्रैक्टिकल है सब में एग्जाम्शन है। तीनों थियरी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन नहीं है, एक दो मार्क्स रह गए तीनों में। लॉ में 59 है, ऑडिट में 58 है, और शायद ये फिफ्टी थ्री होंगे।
याद नहीं, मेरे को ऐसा कुछ तो भी है मेरे दिमाग। तो और थियरी सब्जेक्ट का तो एक सेक्शन नंबर और एसेस लर्न करने का तो एक कुणाल भाऊ का ट्रिक है, वो उन्होंने शेयर किया था मेरे साथ कभी पहले, एक बार वो बताया, बट वो अभी यूज मत करना। अगर आपका अटेम्प्ट अगला वाला है, ये अटेम्प्ट में आप वो यूज नहीं कर पाओगे। वो जरूरी नहीं है याद करना, वो आधा मार्क्स समझो कैरी करेगा, एक क्वेश्चन में 5 में से आधा मार्क्स कैरी करेगा, कोई ज्यादा कैरी नहीं करता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है आज तक, भूल जाओ, अभी करने की सोचो भी मत। याद है बहुत अच्छी बात है, बट अभी नए से लर्न करने मत बैठना वो सब आखिरी के 2 महीनों में। मैं खुद बोलूंगा तो मैंने सिर्फ कुछ कुछ ऐसे नंबर ही याद किए थे। मैं बोलूंगा मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक के नंबर याद नहीं किए थे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम पता था मेरे को कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बट ये नहीं पता था कि एएस एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो मैं एस पर एएस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसा अकाउंट में लिख के आया था। इसमें भी स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में एस पर हाँ नंबर याद नहीं है मेरे को, वो मालूम है कि जो भी शाह का नाम है वो याद रहता था। एंड लॉ में भी सेम, मैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर दिस थिंग ऐसा है। तो मैंने कुछ कुछ जगह पे ही सेक्शन नंबर लिखा था पेपर में। हाँ, बट मेरे को मार्क्स भी फिर थोड़े बहुत उसके हिसाब से कम आए थे, बट ऐसा नहीं है कि जरूरी ही है लिखना। अगर आपको याद नहीं है तो आप छोड़ दो, अभी याद करने मत बैठना। बट अगर आपका अटेम्प्ट है नेक्स्ट वाला, अभी मई वाला अगर अटेम्प्ट है, तो कुणाल वो आपको उसके लिए एक ट्रिक बताएंगे उन्होंने कैसे याद किया था खुद ने। हाँ, तो एक्चुअली वो बेसिक सी थिंग थी। लाइक मैं अपने मोबाइल में लाइक जो मैं फ्रीक्वेंट नंबर्स यूज करता था कि लाइक जिसके स्टेटस मेरे को व्हाट्सएप में फ्रीक्वेंटली दिखते थे, तो मैं उनका लाइक नाम से सेव नहीं करता था, उनका ऐसे नंबर से सेव कर लेता था। तो जितनी बार भी उनका कॉल आता था या जितनी बार मेरे को उनके स्टेटस दिखते थे ना, तो वो ऐसे नंबर क्लिक होता था एंड वो लाइक अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता था कि हाँ भाई ये 500 है। और ऐसा एग्जाम में तो ऐसा भी याद आता था, अच्छा ऐसे 500 ये मम्मी थी, लाइक ऐसे मेरे को याद आता था। तो वो एक लाइक वो जो जब आप लेक्चर देखते हो ना उसके साथ ही वो लाइक कर सकते हैं अगर आप कर पाओगे, क्योंकि उसके फिर बहुत लाइक वो नुकसान भी रहते हैं। कभी किसी का फोन आता है तो पता ही नहीं चलता है ये सारा मतलब इसका किसके कौन है ये ऐसा, तो वैसा भी रहता है। बट लाइक अच्छी ट्रिक है कि अगर आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो याद ही रखनी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि। बट हाँ, वो थोड़ा रिस्क रहता है कि मैं बहुत बार मेरे दोस्त का आता था फोन तो मैं उसको ऐसा उठा के लाइक हाँ मम्मी बोलो ऐसा भी बोल देता था, तो वो रहता है कि याद धीरे धीरे वो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते याद होता है कि हाँ भाई इसका नंबर ये नाम से सेव था। तो ये लाइक बेसिक से ट्रिक थी, और भी लाइक मैंने बहुत यूज किया था कि मेरे जो अला लाइक वो तो इतना काम नहीं आया, बट लाइक टीडीएस के सेक्शंस को मैंने अपनी अलार्म टोन रखा था कि सवेरे बजता था तो ऐसे मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया था एंड लाइक वो टोन सवेरे मैं उसको अलार्म लगाता था, तो सवेरे जब भी उठता था तो उठते से ही ऐसे वो टीडीएस के सेक्शन सुनाई देते थे। तो वो लाइक बेसिक सी चीजें थी कि ये पैसिवली आपको दिमाग में बैठा देते कि सेक्शंस क्या थे एंड वो एंड इससे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो याद हो जाएंगे। तो एग्जाम में अगर वो आ गए तो लाइक प्लस पॉइंट रहता है, उससे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बट एक प्लस पॉइंट रहता है कि दो आंसर्स है आपके पास एंड एक में लिखा है एक में कोटेड है एक में नहीं कोटेड है, तो ऑब्वियसली है जिसमें कोटेड है उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा एज कम्पेयर टू जिसमें कोटेड नहीं। बट इतना भी वेटेज नहीं रखता है, बस एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है जो भी चेक करता है उसके माइंड में कि हाँ कि ये बंदे ने मेहनत तो की है, लाइक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट होगा। ओके, सो बहुत अच्छा आइडिया था, ट्रिक था। इवन आई हैव आल्सो सीन दिस ऑन लिंक्डइन व्हेन यू हैव पोस्टेड कुणाल। सो अभी लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे उनकी एग्जाम्स अभी रहेंगी तो सबका यही क्वेश्चन है कि लास्ट 1.5 डेज जब रहता है तो पूरा सब्जेक्ट इतना सारा कैसे हम रिवाइज करें, कैसे कंपाइल करें। तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल रेफर करनी चाहिए या फिर आरटीपीज एमटीपीज सारे अटेम्प्ट्स के तब कवर करने चाहिए। सो जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट 1.5 डे स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली ना वन लाइक 1.5 डेज की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। लाइक जब हम लेक्चर्स देखते हैं जब हम रिवाइज करते हैं ना, तो ही बैक ऑफ जैसे अभी आपके पास 2 मंथ्स है, तो अगर आप अभी से बैक ऑफ द माइंड रखोगे हाँ भाई ये मार्क कर लेता हूँ, लाइक ये मैं रेफर करूंगा लास्ट डे पे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका प्रिपेयर मतलब पूरा एक ग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा कि लास्ट 1.5 डे पे हमको क्या पढ़ना है एंड 100% जितना आप सोचोगे उतना नहीं पढ़ पाओगे।
मतलब मैं भी सोचता था यार इतना ये इतना तो कवर कर लूंगा, उसका 60 to 70% ही कवर कर पाता था लास्ट में, मतलब पूरी मेहनत करके भी, क्योंकि जिस दिन पेपर दे के आओ तो थोड़ा टाइम तो रोने में ही जाएगा यार, ये क्यों कर दिया मैंने, ये क्या करके आया, मतलब लाइक उसमें जाते ही है, भले आप कंपेयर नहीं करो बट दिमाग में चलता है ऐसा कर सकता था वैसा कर सकता था। तो वो दिन इतना लाइक इफेक्टिव रहता ही नहीं है कि जिस दिन अपन एग्जाम देके आएंगे ना, बट उसमें थोड़ा बहुत जितना लाइक लाइट लाइट टॉपिक्स उठा के एक बार गो थ्रू कर, फिर आता है मेन डे रहता है नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन आप एग्जाम देके आ रहे हो उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि वो एक फ्रेश स्टार्ट रहती है, लाइक सो के उठते हैं और भूल जाते हैं कल क्या हुआ। सो वो दिन आपके सब मेजर टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए कि जैसे टैक्सेशन रहता है, तो टैक्सेशन में लाइक ऐसा था कि उस दिन आप इनकम टैक्स रात तक तो पूरा ही कर लो, कि क्योंकि इनकम टैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो वो जो गैप डे रहता है उसमें इनकम टैक्स कर लिए, एंड देन जो वो दिन लाइक उसके लास्ट पार्ट में जीएसटी स्टार्ट किए, क्योंकि जीएसटी मोस्ट ऑफ द थिंग इन जीएसटी इज थियोरेटिकल। सो जितना उसको लाइक एग्जाम के पहले रिवाइज करूंगी, जितना लाइक 2 बजे का एग्जाम है, जितना पहले उसको रिवाइज करूंगी उतना लाइक ताजा ताजा याद आ जाएगा एग्जाम में। सो उसको जैसे जैसे लाइक उसको जिस दिन आपका एग्जाम डे है उस दिन की सुबह वो जीएसटी का दिन रखता था मैं कि लाइक इस दिन जीएसटी पढ़ेंगे, एग्जाम में जाके एकदम से याद आएगा, इसलिए मैंने जीएसटी से ही स्टार्ट कर दिया था कि जितना अभी अभी ताजा ताजा याद है इससे पहले भूल जाओ लिख देते हैं। तो वो रहता है कि जो थिंग आपको लगता है आप भूल जाओगे उसको एग्जाम वाले डे के लिए रखना कि यार ये दिन मैं इसको पढ़ूंगा, एंड जो चीजें लाइक आपको लगता है आपने इतना रिवाइज किया कॉन्फिडेंस है तो उसको गैप डे पे कर लेना। एंड 100% ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, 1 1.5 दिन में कुछ नहीं हो पाता 100%, बट एटलीस्ट ग्लांस थ्रू हो जाएगा कि हाँ इतना ये सब हमने पढ़ा था, एंड उस दिन कुछ नया तो गलती से भी नहीं देखना, भले वो छूट जाए बट उस दिन कुछ नया नहीं देखना है, जो ऑलरेडी देख चुके हैं उसको एक बार ग्लांस थ्रू करना है। एंड लाइक उस टाइम पे ना ज्यादा चिल रहने की जरूरत है एज कम्पेयर टू लाइक जो रिवीजन पीरियड है, क्योंकि वो टाइम अभी कुछ हम कुछ कर नहीं सकते, जो होना तो हो गया है। अभी जब बस मेन फोकस थोड़ा अपने आप को चिल रखना, ताकि जो फाइनल 3 आवर्स रहे ना उस पे लाइक हम हार ना मान ले, कि बहुत से लोग रहते थे कि लाइक टैक्सेशन का पेपर तो आधे में ही चले जाएंगे, वो हार मान जाते थे नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम इतना लाइक प्रेशर बना लेते हैं, तो वो पूरा प्रेशर वो फाइनल 3 आवर्स में निकल जाएगा, जिससे पूरा जो इतने महीनों की मेहनत रहेंगी सब लाइक पानी में। सो जो 1.5 डेज रहेंगे वो मेनली आपको चिल रहना पड़ेगा कि हाँ अब वी आर चिल, हमको जितना आता है उतना करेंगे, एंड देन रिजल्ट तो बाद में ही देखा जाएगा ना, अभी लाइक अभी कुछ प्रेशर लेने से रिजल्ट तो बदलेगा नहीं। तो वो टाइम मेनली चिल रहना है, अच्छे से लाइक थोड़ा हंसी मजाक करते रहना दोस्तों से या घर वालों से, तो मूड भी चिल रहेगा। एंड एक बार सब ग्लांस थ्रू कर लेना, एंड जितना हुआ सब बोल के एग्जाम देने चले जाना, बस ये रखना कि ज्यादा प्रेशर मत लेना वो टाइम। Okay. And Varun, what's your take on this? तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो मैंने उनके लिए 1.5 डेज के लिए ये किया था कि जो हाफ डे रहता था ना जिस दिन एग्जाम से आए हैं, या तो उस दिन मैं क्या करता था ना, जो मेरे कंसेप्ट थोड़े बहुत वीक है यानी जो मेरे को अभी एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा इतना आपको रिवीजन का वो नहीं रहता है, क्योंकि आपने वो किए हुआ है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। तो मैंने क्या किया था, वो जो हाफ डे रहता था ना उसमें जो कंसेप्ट है जो मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा इसमें एक बार पढ़ने की जरूरत है, उनको गो थ्रू कर लेता था। जो नेक्स्ट डे रहता था ना उस दिन मैं सिर्फ 2 एमसीपी या 2 प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो उठा के ले लेता था। पहले एक पेपर सॉल्व करता था, उसमें क्या गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक वीक है। अगर मेरे को समझ गया कि मेरा हाँ इंडिया 10 समझ सॉरी AS10 मेरा वीक है, तो मैं AS10 को एक बार गो थ्रू कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे उस दिन के आप पूरा पढ़ नहीं पाओगे, बट हाँ आपको अभी ये जो 2 महीने है ना उसमें हर एक समझो आप सब्जेक्ट को 5 दिन 7 दिन या अपने हिसाब से ऐसा एक वो बनाओ पूरा प्लानर, एंड उस हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो। एंड अकाउंट्स को अभी मत लेना, अकाउंट्स को जो एंड रहेगा आपका एग्जाम है उससे 1 वीक पहले ही स्टार्ट करना। तो मैंने वैसे किया था कि जो पहले 5 दिन थे ना अकाउंट्स के, तो उसमें मैंने जो भी है सब रिवाइज कर लिया था, हर एक चैप्टर वाइज रिवाइज किया था, चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे, तो उससे मेरा रिवीजन हो गया था पूरा। बट एग्जाम के 1.5 डे पहले क्या किया मैंने, हाफ डे में जो एक थोड़े लग रहा है कि अभी ये कंसेप्ट छूटे हुआ है एक बार मैं गो थ्रू कर लूँ, यानी छोटे हुआ यानी ऐसा नहीं कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बट हाँ लग रहा है कि एक बार थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, वो कर ली।
एंड नेक्स्ट डे में मैंने क्या किया, एमटीपी सॉल्व कर लिया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, फिर उसमें जो मेरे को क्वेरीज आ रहे हैं ना, तो वो मैं गो थ्रू करता था। ऐसा नहीं है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते पेपर सॉल्व करते थे तो हमसे चलते थे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने शायद अकाउंट्स या कॉस्टिंग का दिया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, मेरे को सिर्फ 65 मार्क्स आए थे वो पेपर में तब, जब मैंने एमटीपी सॉल्व किया था। ये फाइनल डेज में था, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले सॉल्व किया था। फाइनल डेज में मैंने जब सॉल्व किया था, मेरे को कुछ 65 मार्क्स आए थे। बट उसके बाद मैंने वो कौन सी गलतियां की है वो आइडेंटिफाई किया, एंड उसके बाद सेकंड मैंने जब मॉक टेस्ट दिया ना, उसमें मेरे को फिर भी 72 या 75 मार्क्स आए थे कुछ। एंड मेरे को पेपर में बोलूँ 95 मार्क्स थे कॉस्टिंग में। तो अभी अपने को लगता है कि ये अपना टॉपिक वीक है या अपने को मार्क्स कम आ रहे हैं, बट वो मार्क्स कम हमको भी आते थे। ऐसा नहीं कि वो देख के नाराज हो जाना है कि नहीं आ रहे मार्क्स, बट उसमें क्या गलतियां की है ना वो आइडेंटिफाई करना है, ताकि वो एग्जाम में ना हो। ठीक है। एंड थियरी सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूंगा, मैं तो क्या करता था, अभी थियरी सब्जेक्ट अगर आप हर एक देखो तो हर एक में एटलीस्ट 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू आने हैं। ठीक है। एंड ऑडिट में तो 16 मार्क्स की करेक्ट इनकरेक्ट भी आने हैं। और तो मैं क्या करता था, जो भी सब चैप्टर्स है ना उनका कोई मैराथन वीडियो या तो जो भी रिवीजन लेक्चर्स है वो देख लेता था एक बार, ताकि मेरे कंसेप्ट एक बार पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी मैं अगर बुक पढ़ते बैठा ना पूरा, तो यानी मेरे से पॉसिबल नहीं था। लोग बुक के थ्रू भी रिवाइज करते हैं, बट मेरे से बुक के थ्रू रिवीजन नहीं होता था, क्योंकि कुछ कंसेप्ट हो सकता है अभी भी क्लियर नहीं होंगे मेरे। तो मैं एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेता था पूरा। तो रिवीजन लेक्चर से क्या है, मेरा पूरा कंसेप्ट एक बार वापस क्लियर हो जाता था, पूरा याद आ जाता था, थोड़ा रिवीजन हो जाता था। क्योंकि अपन ने बहुत पहले पढ़ा होगा, कब पढ़ा याद नहीं रहता है। तो एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेना तो उससे कंसेप्ट अपने को याद आ जाते हैं। तो आप देखोगे ना, ये 30 और मार्क्स का एमसीक्यू तो पूरा कंसेप्ट बेस्ड है आपका। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं है क्लियर तो नहीं आएंगे। अंदर आपको फिर भी लिखना है, प्रोविजन लिखना है, ये लिखना है। एमसीक्यू में तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ये 30 मार्क्स में स्कोर कर लेते हो ना अच्छे, 25-27 मार्क्स, तो आपका आगे आपको टेंशन ही नहीं है थियरी पेपर में। फिर आपने आपका कंसेप्ट अपनी क्लैरिटी के साथ से जो भी लिखे है ना, आपको आधे मार्क्स तो मिलेंगे। 60 में से आपको 30 मार्क्स तो देगा, 25 मार्क्स तो देगा। मैं खुद बोलूँ, मेरे को ऑडिट में लॉ में 59 मार्क्स है। 30 में से 27 मार्क्स मेरे को एमसीक्यू में, एंड बचे पूरे 70 में से 32 मार्क्स है मेरे को प्रैक्टिकल में, ये थियरी में। तो एमसीक्यू ऐसा होता है आपके कंसेप्ट क्लैरिटी पे, एंड अंदर का जो पोर्शन है ना आपका कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस राइटिंग स्किल्स प्लस आपका वो जो लिखने का है प्रोविजन वगैरह, आप राइट लिखते हो कि नहीं, कंक्लूजन राइट देते हो कि नहीं, तो उस पे सब बेस्ड होता है। बट एमसीक्यू में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो आपके हर एक पेपर में 30-30 मार्क्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे। ईएस एसएम में भी अगर आप एसएम वाला पार्ट देखते हो ना, एसएम कंपैरेटिवली इजी है ईएस से। तो आप फोकस करना कि एसएम के जो एमसीक्यूज है ना वो आते भी इजी है। तो एसएम के एमसीक्यू है उनके कंसेप्ट क्लियर रहे ना, तो आप एसएम में अपने मन से थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ईएस में ऐसा नहीं कर पाओगे, बट एसएम पे आप अगर ऐसा करते हो तो आपके एमसीक्यू में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और आप अंदर भी लिख पाओगे अच्छे से। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखो, पॉइंट्स याद रखो, अंदर आप अपने मन से थोड़ा बहुत लैंग्वेज अपनी लिख सकते हो। और ऑडिट में तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट भी आने हैं 16 मार्क्स के। तो आपके 46 मार्क्स का तो ऐसे ही है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी पे है पूरा। बाकी अंदर यार, और ऐसा है कि हर एक थियरी पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, लिख के पूरा हो 100 मार्क्स का। क्योंकि आपको पता नहीं कि कहाँ आपका कुछ राइट निकल जाए। भले आप कुछ भी लिख रहे हो, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिखा है जहाँ मेरे को पूरा 0 मिला है, मेरे को पता है पूरा कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो गलत है, बट फिर भी लिख के आना। क्या पता उसमें से एक आधा पॉइंट राइट निकल गया ना, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और वो जब 39 मार्क्स या 59 मार्क्स आते हैं ना, तब वो 1 मार्क की वैल्यू पता चलती है। तो ऐसा नहीं कि भाई मेरे को नहीं आ रहा है, मैं उठ जाऊं पेपर में बीच में से उठ के। आपको जितना आता है ना, जो आता है कुछ भी लिख के आओ उसमें आड़ा टेढ़ा, यानी कंसेप्ट के रिलेटेड नहीं होगा ना तो भी लिख के आना। थियरी पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, थियरी में तो टाइम रहता ही है आपके पास, कि ऐसा नहीं है कि आपको टाइम कम पड़ेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फिर भी ऐसा होता है कि बहुत बार टाइम कम पड़ जाता है। बट थियरी सब्जेक्ट में तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, और दिक्कत सबसे ज्यादा थियरी सब्जेक्ट में जाएगी ये चीज में, कि आ नहीं रहा है पेपर में, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। एंड उसमें भी क्या करना है ना, जब आपका जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है ना, वो 15 मिनट रीडिंग टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए उसमें आप आइडेंटिफाई करके रखा करो कि देखो अभी 100 मार्क्स का पेपर है ना, 100 मार्क्स के पेपर में आपको एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पूरे आते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको एक भी क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है। चलो अगर वैसा भी केस है ना, तो पहले तो ऐसा करो कि जो क्वेश्चन पूरा आता है उसको मार्क करके रखो। आपको स्टार्ट उससे करना है, प्रायोरिटी उसको देना है जो आपको पूरा आता है। क्योंकि एक बार आपके 20 या 40 मार्क्स आ गए ना, तो आपको है ना फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने आप पे कि हाँ मैं बाकी का पेपर तो पूरा लिख दूंगा। अब 40 मार्क्स आपके जेब में, आपने बाकी का 60 मार्क्स में कुछ भी लिखा, उसमें से 20 मार्क्स 15 मार्क्स तो मिलेंगे, तो पास तो हो ही जाएंगे। तो ऐसा करना कि जो आपको पूरा 100% श्योर है मेरे को ये आता है, उसको मार्क कर लो, उसको पहले सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद क्या करो, और वो वाले क्वेश्चन उठाओ जिसमें से हो सकता है, समझो क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD है, उसमें से आपको BCD तीनों आते हैं, A नहीं आता है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन उठाओ जिसमें आपको ज्यादा ज्यादा आता है, क्योंकि एक तो वैसे भी आप पूरा ऑप्शन में निकाल सकते हो, एक तो 20 मार्क्स का पेपर है।
तो 20 मार्क्स तो आप ऐसे ही पूरे ऑप्शन में हटा सकते हो। कि ये जो काम करना है ना आपको, कि कौन से क्वेश्चन मेरे को पहले सॉल्व करना है, ये आपको पहले 15 मिनट में करके रखना है। उसके बाद है ना आपको प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी। नहीं तो अपन पेपर में यही सोचते बैठते कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूँ पहले, कौन सा बाद में करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो ये काम आप पहले 15 मिनट में करके रख लो, ताकि आपको पेपर में टेंशन ही नहीं रहेगा। और आपके एक बार हो गए आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व, फिर आपको टेंशन ही नहीं रहेगा आगे के लिए। और एक टेक्स्ट के लिए मैं बोलूंगा, डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए ना मैंने भंवर सर के ना जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, मैं उनके थ्रू ही गया था पूरा। और वो मैंने ऐसा समझो 3-4 बार देख लिए थे अपने, यानी मैंने अपनी फैकल्टी के भी एक बार जो फुल लेक्चर देखा था, बट रिवीजन करने के लिए ना मैं भंवर सर के लेक्चर देखता था। तो उनके लेक्चर्स के ऐसा समझो मेरे ख्याल से कुछ 12-15 घंटे में सब कवर होगा डायरेक्ट टेक्स्ट। तो मैंने ना वो ऐसे 3-4 बार देख लेता, जब भी मेरी टेस्ट होती थी ना कोई भी टॉपिक पे, उनका लेक्चर उठा के देख लेता था। एंड कभी कोई अभी आपका जब एग्जाम्स आ रहे हैं तब भी आप उनके लेक्चर देख लो। अभी आपके पास अगर ज्यादा टाइम है ना, तो समझो रोज के 3-4 लेक्चर्स करो, हर एक टॉपिक करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसा आपका डायरेक्ट टेक्स्ट कवर हो जाएगा। और इनडायरेक्ट टेक्स्ट के लिए अगर मैं बोलूँ, तो इनडायरेक्ट टेक्स्ट के लिए ना हमारे आईसीआई नहीं मॉड्यूल में बहुत अच्छे से वो पीछे बना के दिया है। क्या कुछ तो समरी का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है क्या है वो, बट हर एक चैप्टर के बाद ऐसा समरी दिया हुआ है हर एक टॉपिक का। तो आप उसके थ्रू भी गो थ्रू किए ना अगर, तो आपका आईडीटी कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मेरा तो ये स्ट्रेटेजी था हर एक सब्जेक्ट का। अभी आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लो स्पेसिफिक। Yes, sure. Now we can start with the Q&A. आप लोगों को जिनको भी जो भी questions है, please you can ask to both Kunal and Varun. Yes, Meet, आप पूछ सकते हो question. हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपकी टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है मुझे एंड आई श्योरली इम्प्लीमेंट देम। बट मुझे एक पर्टिकुलरली अब मैं May 24 का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पूछना था कि एग्जैक्टली आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना, क्योंकि 30 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाना। मैंने तो ऐसा कुछ अलग से स्ट्रेटेजी नहीं बनाया था, बट अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि थियरी सब्जेक्ट हो गया, अभी समझो लॉ हो गया। तो जब आप लॉ पढ़ रहे हो ना, तो याद करने से अच्छा, सेक्शन नंबर याद करने से अच्छा, होते तो बहुत अच्छी बात है। बट तब आपसे है ना वो जब फैकल्टी आपका पढ़ा रहा है तब आप उसको समझने पे फोकस करो। आपको कुछ नहीं समझता है तो उससे क्वेश्चन करो, ताकि कुछ घुमा फिरा के भी अगर क्वेश्चन आता है ना, तब आपको समझ में आ जाए। एंड जब रिवीजन लेक्चर, मैं जब रिवीजन करता था ना, रिवीजन लेक्चर के थ्रू ही करता था। तो उसमें भी सिर्फ अगर आप रिवीजन लेक्चर देखोगे ना, उसमें सिर्फ ये होता है कि कंसेप्ट क्लियर कराने का काम होता है, वो याद कराने का काम नहीं करेंगे ज्यादा। एसएम में भी ऐसे ही होता था कि वो कंसेप्ट क्लियर कराते थे। एक पॉइंट है समझो, अब उसमें समझो एसएम में कोई भी चीज है, उसके 5 फोर्सेस, 5 पोर्टल, 5 फोर्सेस है। अब आपको सिर्फ उसका मतलब समझ के रखना है कि इसका मतलब क्या है। भाषा गई जो भी है बुक में लिखे भी छोड़ दो उसको अभी का, उसको सिर्फ मतलब क्या है। अभी 5 फोर्सेस में वो हर एक फोर्स का मतलब क्या है, वो अगर आपको पता है तो आपके एमसीक्यू खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए हर एक चीज का जो भी है। वो बुक में जो लिखे हुए लैंग्वेज उससे काम नहीं आएगा। वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब का होगा जब आपको उसका मतलब समझे हुआ है। याद तो हर कोई कर लेगा, वो याद जो है ना आपको उल्टा ऐसा होगा कि अगर आपको बुकिश लैंग्वेज याद है तो आप इधर स्कोर कर लोगे ज्यादा, जो आपको लिखना है थियरी में। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आप एमसीक्यू में सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इधर आपका जो बुक का लैंग्वेज या रटे हुआ याद है वो काम नहीं आएगा। इधर से जो आपको मतलब समझे हुआ है ना, वो याद आने वाला है। कुणाल, आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, सो बेसिकली ना एमसीक्यू के लिए लाइक एक तो आईसीआई की बुकलेट अवेलेबल है, लाइक उसमें तो मतलब उससे ज्यादा एमसीक्यू कोई कर भी नहीं पाएगा, वो कर लिए तो बहुत होता। एंड कि एमसीक्यूज वो लोग लाइक ऐसा रहता है कि फाउंडेशन के जैसे वो लोग लाइक इतने कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज नहीं देंगे। वो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू रहेंगे, बट वो रहता है कि वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, कि आपके बुक में एक पैराग्राफ होगा वहां से उठा के दे दिए। लाइक उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं रहता है, बेसिकली आपको याद है तो याद है, नहीं तो वो नहीं आता है। वो इतना वो घुमाएंगे नहीं एमसीक्यूज में, एक्सेप्ट फॉर टेक्स्ट। टेक्स्ट के एमसीक्यूज बहुत लाइक बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, कि 2-2 मार्क के लिए आपको टोटल इनकम कैलकुलेट कराएंगे। सो बेसिकली टेक्स्ट में ना या तो ऐसा करना कि एमसीक्यूज का टाइमिंग ऐसा रखना कि आप एकदम स्टार्ट से ही अगर आपने एमसीक्यूज करना चालू कर दिया पूरा टाइम ले लेगा वो। तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम रखना, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ देना, बिंदास छोड़ना, क्योंकि अगर कभी कभी छोड़ना इज बेटर
देन अटेम्प्टिंग दैट, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए अगर आप 20 मिनट दे दिए, क्योंकि कभी कभी ना ईगो पे बात आ जाती है, एक बार चालू कर दिए ना तो अब ऐसा लगता है करके ही छोड़ूंगा इसको, लाइक वो फीलिंग आ जाती है। तो इससे बेटर है उसको छोड़ देना, उसके जगह 5 मार्क एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कहीं और कर लेना। तो वो जजमेंट टैक्स में बाकी जगह तो आप कर पाओगे, लाइक 30 एमसीक्यूज कर पाओगे, इतना टाइम रहेगा, बट टैक्स में पर्टिकुलरली टाइम क्रंच रहेगा, क्योंकि उसके एमसीक्यूज बहुत बड़े रहेंगे, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे। एंड प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है आईसीआई बुकलेट उठाओ, उसके जितने मैक्सिमम हो सके, एंड आरटीपीज में भी दिए रहते हैं स्टार्ट में एमसीक्यू। सो दीज 2 सोर्सेज आर सफिशिएंट, इससे ज्यादा लाइक करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको मतलब लाइक अंदर से है करना ही है, तो लाइक मैराथन्स भी बहुत टीचर्स लेते हैं यूट्यूब पे, लाइक स्पेसिफिक एमसीक्यू मैराथन्स, तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको बहुत ही डर लग रहा है एमसीक्यू से। एंड एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि जो बुक अपन करके जाएंगे वही चाह जाएंगे, बट वो प्रैक्टिस करने से आपको अप्रोच पता चल जाएगा कि कैसे करना है उसको सॉल्व। बाकी सेम के सेम एमसीक्यू नहीं आने वाले हैं, वो नए चाहेंगे, बट आपको एक अप्रोच लाइक पता रहेगा कि लाइक एक तो केस स्टडी वाले एमसीक्यूज रहते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि ऊपर इतनी बड़ी केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है, सीधा नीचे से चालू करना एंड ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही पता चल जाते हैं। तो लाइक वो एक अप्रोच आपको वो बुकलेट प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा, बाकी उससे ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज में। Okay, even we are having 2 questions in the chat box. I'd read it out for you. Is one complete answer better than a few partially complete answers in a lengthy paper? आप दोनों में से कोई भी इसको टेकअप कर सकते हैं। हाँ, तो किस कृतार्थ ने पूछा ना? यस। तो ये थियरी सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कृतार्थ? थियरी। थियरी तो थियरी सब्जेक्ट में तो यार ऐसा होना ही नहीं है कि आपके पास टाइम कम पड़े, टाइम की फुल रहने वाला है। यानी आपका समझो 3 घंटे का पेपर है ना, 2 घंटे में पेपर खत्म होने वाला है, तो उसमें ऐसा टेंशन ही नहीं लेना कि मेरे को टाइम कम पड़ने वाला है, तो मैं एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करूँ या भाई दोनों क्वेश्चन आधे आधे अटेम्प्ट करूँ। जो क्वेश्चन अच्छे से आता है पूरा अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता है उसमें कुछ भी लिखो, आधा आता है आधा सही लिखो, आधा कुछ भी लिखो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी, यानी जो क्वेश्चन आता है उसमें भी कुछ भी फेंक के आना है, जो नहीं आ रहा है उसमें ही फेंकना, जो आ रहा है उसमें फेंकना नहीं, जो है उतना लिख के आने का, क्योंकि उसमें अगर फेंकोगे तो और मार्क्स कटेगा। बट जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसमें अपने मन से जो भी आपको जितना भी कंसेप्ट समझा है, क्वेश्चन में जो पॉइंट दिख रहा है वो ही छाप दो, नीचे जो लिखना है थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट के बारे में पता है वो लिख दो। तो मेरे ख्याल से वो चीज नहीं होने वाली है कभी भी थियरी पेपर में कि आपको टाइम कम पड़ रहा है। अगर ये टाइम की वजह से आपने पूछा या और कोई रीजन था, क्या था? सो वरुण, जैसे आपने पहले बताया कि जो 15 मिनट्स में हमको प्लानिंग कर लेनी है कौन सा अपन को एक स्किप करना है जो ऑप्शनल रहता है। सो जनरली ये उस टाइम पे ना एक एम्बिग्विटी रहती है माइंड में कि हाँ हमको लाइक इतने मार्क्स का आ रहा है और सिमिलर मार्क्स का एक दूसरे क्वेश्चन में भी है। सो लाइक व्हिच क्वेश्चन टू ऑप्ट एंड व्हिच टू लीव। यानी आप ऐसा बोल रहे हो कि एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मेरे को 2 क्वेश्चन पूरे पूरे अच्छे से आते हैं, हाँ. और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मेरे को 4 क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं। yes, तो उस केस में कौन सा सॉल्व करूँ मैं? यस। अच्छा, उस केस में मैं बोलूँगा अगर आपका जो 4 क्वेश्चन है ना उस पर ही ट्राई करो। अगर आपको वो उसमें से भरोसा है कि हाँ मेरा राइट है, जिसमें आपको ज्यादा भरोसा लगता है ना कि ये मेरा राइट आ सकते हैं, यानी अगर आप जो बोल रहे हो कि 4 में से 2 में पूरा यकीन है और 2 कुछ भी नहीं आते हैं, तो आपको ये तो पता है ना कि 2 पूरे आते हैं मेरे को अच्छे से, तो उसमें से 5 में से समझो 3 साढ़े 3, देखो 5 में से 5 तो कोई भी इसमें मिलने नहीं वाला है, ठीक है, कितना भी अच्छा लिख के हो, तो 5 में से 3 साढ़े 3 4 मार्क ऐसा मिलेगा, तो 3 साढ़े 3 मार्क वहां ले लो, 2 क्वेश्चन में 7 मार्क हो गए। अब जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत भी आता है, आपको लग रहा है कि 1-1.5 मार्क मिल जाएगा, तो वो कर लो, 20 में से 10 मार्क्स आ गए। जिसमें भी आपको लगता है ना, ऐसा मार्क्स वाइज जाया करो कि देखो अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको 3 से साढ़े 3 मार्क्स मिलेगा, ऐसा पकड़ना कि आपको अगर पूरा राइट आता है, तो आप वो देखना कि आपको कितना आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है अभी समझो एक क्वेश्चन है जिसमें उसके भी सब क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन में 1 2 3 है, उसमें से हो सकता है 1 और 2 आ रहा है, 3 ही आ रहा है, तो मार्किंग वाइज जाना कि हाँ ये क्वेश्चन में मेरे को 10 मार्क्स का आ जाएगा। मैं क्या करता था ना, जैसे ही सॉल्व करता था क्वेश्चन मैं लिख के रख देता, हाँ इसमें मेरे को 10 मार्क आ सकते हैं, इसमें मेरे को 15 मार्क आ सकते हैं, मैं ऐसे लिख के रखता था, तो वो मार्किंग के सबसे ज्यादा, फिर जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा आता है ना वो सॉल्व कर लो, ठीक है, तो मार्किंग के हिसाब से जाओ, क्योंकि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक बार का फिर भी
डाउट रह सकता है कि आप उसमें हम मार्क्स के हिसाब से नहीं जज कर पाएंगे। यस, तो मार्क्स के हिसाब से जज करो कि किसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड, हाँ थैंक यू। हाँ। Anyone else is having any question to ask? अकाउंट्स वर्किंग नोट्स का क्या रहता है, मतलब वर्किंग नोट्स कितनी देनी चाहिए आइडियली एक क्वेश्चन में? कुणाल, हाँ, सो वर्किंग नोट्स ना, आप उसको ऐसा मत समझना कि लाइक वर्किंग नोट्स आर फॉर रफ वर्किंग। सो बेसिकली दे आर लाइक अ पार्ट ऑफ योर आंसर ओनली। सो उसको लाइक ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि हम रफ वर्क कर रहे हैं। सो एक डिसेंट सा वर्किंग नोट्स, ऐसा नहीं है कि आपको कितने लिखना है, इस पे कुछ नहीं है, बट रहता है कि आप जो आंसर लिख रहे हो ना, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। लाइक अगर मैं कोई आंसर देख रहा हूँ, मेरे को पता रहना चाहिए अगर ये 8,000 का फिगर है, ये मेरे को पता रहना चाहिए कहाँ से आया, मतलब ये आपने कैसे डिराइव किया। ये उसका बेसिक रहता है कि एक क्वेश्चन के कोई फिक्स्ड वर्किंग नोट्स नहीं रहते हैं, बट लाइक आपको एक्सप्लेन करना है कि जो मैं अपना मेन आंसर लिख रहा हूँ उसका बैकअप का है। अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन से फिगर उठाया है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बट अगर वो फिगर आपने डिराइव किया है तो उसके लिए आपको एक नोट बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली वो सेंस में चलना है, एंड नोट्स भी डिसेंट रहना चाहिए, उसको ऐसा रफ वर्क समझ के मत करना, क्योंकि काफी टाइम हो सकता है आपका मेन आंसर लाइक लास्ट आंसर गलत हो, बट आपके वर्किंग नोट्स अच्छे हो तो वो स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएंगी। सो बेसिकली इसको ऐसे देखना कि अगर कोई लाइक ऐसा बंदा है जो जिसको नहीं पता है, वो लाइक नॉन सी है, अगर वो आंसर को देख रहा है तो क्या वो देख के पता कर पाएगा कि ये फिगर कैसे आया। तो बेसिकली उस एंगल से सोचना, ऐसा मत सोचना कि एग्जामिनर तो सी है, उसको पता ही होगा ये कैसे आया। वो थिंकिंग नहीं रख सकते हम, लाइक भले उसको पता होगा बट वो आपको मार्क्स नहीं देगा ना, क्योंकि आपने उसका डेरिवेशन दिखाया ही नहीं कि वो कैसे आया। सो बेसिकली आप लाइक आप चल रहे, आप जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हो आपको पता है ये फिगर मैंने ऐसे निकाला, तो वहां पे लिख देना वर्किंग नोट पर, एंड वहां पे जाके बता देना ऐसे निकाला। ऐसे सॉल्व करते करते लाइक ऐसा कुछ फिक्स्ड नंबर नहीं है, बट जितना लाइक डिसेंट नंबर ऑफ वर्किंग नोट बनाना जिससे आपका मेन आंसर लाइक उसके लिए प्रॉपर बैकअप रेडी रहे कि ये फिगर्स कहाँ से आए। हाँ, तो मैं भी इसमें थोड़ा ऐड करूँगा। तो देखो, मैं बोलूँगा डायरेक्ट टैक्स में तो वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। उसमें से आपको हर एक नंबर जो आ रहा है, उसका आपको बैकअप देना ही पड़ेगा। बट अकाउंट्स में कैसा है ना, देखो आपको वैल्यू तो कोई अगर आप डिराइव कर रहे हो, तो आपको खुद को तो कैलकुलेशन करना ही है। जब आपको कैलकुलेशन करना ही है, उसका अच्छा एक नेक्स्ट पेज टर्न करो जल्दी, वर्किंग नोट लिख दो और उस पर डिराइव कर दो आपका वैल्यू। क्योंकि आपको करना तो है ही, वो रफ में करो या फेयर में करो, क्योंकि उसके बिना आपका आंसर आएगा नहीं। तो आप उसको थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि एकदम उसको जितना आपने अच्छा लिखना होगा, भले आप एक बार को उसको थोड़ा कम उतना प्रेजेंट करो अच्छे से। तो ऐसा कुछ लाइन वाइन ड्रॉ करने की वहां पे भले जरूरत नहीं है, बट वहां पे लिख दो एक बार। और अगर टाइम कंस्ट्रेंट है, आपको लग रहा है कि टाइम कम पड़ेगा, तो एक बार का आपने वो थोड़ा जो इंपॉर्टेंट वर्किंग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही दिखा दिए तो भी चलेगा, बाकी सब छोड़ देना। क्योंकि अगर आपका आंसर राइट है, देखो दोनों चीजें, आपका आंसर राइट है और वर्किंग नोट नहीं है तो भी थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे। और अगर आपका वर्किंग नोट राइट है और आंसर रॉन्ग है तो भी थोड़े मार्क्स आपको इधर मिल जाएंगे वर्किंग नोट से। तो आपको टाइम देखना है। अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है ना, तो आपने कुछ वर्किंग नोट स्किप भी कर दी। जैसे जर्नल एंट्री भी अपन कभी कभार करते हैं, होता है कि अपने को टाइम लग रहा है कम है, बट नरेशन लिखना रहता है, तो नरेशन ऐसा एकदम अच्छे से मत लिख दो। बस ऐसा लिख दो, बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, बस ऐसा छोटा सा लिख दो। क्योंकि वो ऐसा एकदम एग्जैक्ट चेक नहीं करने वाला है कि आपका नरेशन एकदम इंग्लिश राइट है कि नहीं है। बस थोड़ा सा उसको दे दो, आपको अपना टाइम देखना है। क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना बेटर रहेगा कि आप वर्किंग नोट्स वगैरह पे अगर आपने ध्यान दिया, प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया। मैं बोलूंगा मेरा अगर किसी को पेपर चाहिए तो मैं अपना पेपर भेजूंगा, मेरा प्रेजेंटेशन देखना। कुछ भी नहीं है प्रेजेंटेशन अच्छे से, यानी ऐसा नहीं कि बट रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल है उसमें, और लाइन्स वगैरह भी मैंने ड्रॉ किया है, बट जहाँ नेसेसरी है क्वेश्चन में ड्रॉ किया है। ऐसा नहीं कि हर जगह मैं ड्रॉ करते बैठा हूँ ज्यादा ज्यादा, जितना नेसेसरी। और मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है मैं बोलूँ तो, इसलिए मेरे को थियरी, देखो थियरी में ये मैटर करता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका राइटिंग स्किल्स, ये थियरी में मैटर करेगा। और थियरी में मेरे को कम मार्क्स है। बट आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना, अगर आपका उसको नंबर देखना है, ठीक है, मेनली उसको नंबर देखना है, आपने नंबर्स राइट लिखे है कि नहीं। और आपका अगर नंबर्स राइट है, रीडेबल होना चाहिए, राइट है, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा एक बार का। भले फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, 10 में से 8 देगा, 8.5 देगा, 7.5 देगा, ठीक है।
तो वो ट्राई करना कि पेपर पूरा सॉल्व हो पाए, क्योंकि अगर आप वो करने बैठ गए राइट प्रेजेंटेशन एंड ये एंड पेपर पूरा सॉल्व नहीं है तो फिर वो भी मतलब का नहीं, ठीक है। तो अपना टाइम को देखें, उसके हिसाब से वर्किंग नोट्स वगैरह पे ध्यान दें, बट डायरेक्ट टेक्स्ट में अच्छे से वर्किंग नोट्स देना। Okay, so anyone else is having any questions? हाउ टू हैंडल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक क्वेश्चन है शायद चैट बॉक्स में, कुणाल। हाँ, सो बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट रहता है कि एक नया सब्जेक्ट रहता है कि इंटर में जब आप आते हो तो बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें एक आता है कॉस्ट जो लाइक एकदम नया रहता है क्योंकि बचपन से कभी ये टच भी नहीं होता है। बट इसमें लाइक मोर ऑफ ये मैथ्स ही है, जैसा फाउंडेशन में मैथ्स आना उसका एक सब्स्टिट्यूट रहता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। इसमें मेन दिक्कत ये लाइक रहती है कि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहता है कि हर क्वेश्चन लाइक ये वे से सॉल्व होगा। ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड सेट रूल नहीं है जैसा अकाउंट्स में रहता है। अकाउंट्स में हमको एक स्टार्ट पता रहती है कि ये क्वेश्चन आया इसको ऐसे स्टार्ट करना है, बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता। हर क्वेश्चन लाइक डिफरेंट वे में सॉल्व होता है। बट उसकी वो पेपर की लाइक स्पेशलिटी है, उसमें लाइक 70% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कहीं ना कहीं आईसीए दे चुका है कि वो या तो मॉड्यूल में रहेंगे आरटीपी में या पास्ट एग्जाम्स उसमें से ही आना है। वो गारंटीड रहता है कि 70% उसमें से ही रहेगा। रेस्ट एक दो क्वेश्चंस लाइक वो कभी कभी नए डाल देते हैं एकदम से कि कुछ तो नया रहना चाहिए, तो वो एक दो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो एटलीस्ट आप 70% के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तो जो भी होगा ना, एटलीस्ट 70% के लिए प्रिपेयर्ड रहना, तो आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं, ये मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, एंड जो नए रहेंगे उसको थोड़ा टाइम दे देना एक्स्ट्रा। तो ये पेपर को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो आपको पता रहेगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको एक वे पता रहेगा कि ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहेगा। एक बेसिक रहेगा कि अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया रहेगा कि ये क्वेश्चन को अप्रोच, क्योंकि एक स्टार्ट मिल गई ना तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बट स्टार्ट में ही अटक जाता है इंसान। तो वो स्टार्ट के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितने मैक्सिमम नंबर हो सके उतने, ताकि एक स्टार्ट आपको पता रहे और उसमें टाइम वेस्ट ना हो स्टार्ट पता करने में। तो कॉस्ट को ऐसा है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है वो सब्जेक्ट से, बट थोड़ा लाइक उसको लाइक इसमें थियोरी तो वैसे भी लाइक ऑप्शनल ही रहती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक नहीं करके जाते, बट थोड़ी बहुत थियोरी देख लेना कि अगर कहीं फंसे तो एटलीस्ट उस रीच काम आ जाए कभी भी। तो हमारे अटेम्प्ट में लाइक उन्होंने थियोरी बहुत आसान वाली पूछी थी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि लाइक उन्होंने थियोरी लाइक इतनी हार्ड नहीं पूछी थी, तो जिसको आती थी उसने वो थियोरी कर लिया, तो एक लाइक वे आउट हो जाता है कि 20 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो अपने पास ऑप्शनल में थियोरी है। तो थोड़ी बहुत थियोरी लाइक प्रिपेयर कर लेना जो भी पास एग्जाम्स में थियोरी क्वेश्चन आए, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगर कई प्रैक्टिकल में फंसे तो एक बैकअप रहेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक थियोरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ गए, तो एक बैकअप रेडी रहेगा। कॉस्टिंग है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने देखा है जिनको मैथ्स पसंद होता है ना उनको बहुत अच्छा लगता है, एंड जिनको नहीं पसंद होता है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे कॉस्टिंग में कोई ऐसा बीच का नहीं रहता है, या तो बहुत अच्छा लगता है कॉस्टिंग या तो बहुत बुरा लगता है। और मैं ऐसा था ना कि मेरे को कॉस्टिंग बहुत पसंद था क्योंकि मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था। तो मैंने ना जो मेरे ट्यूशन थे उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो सीरियसली किया था, उसका ही मैं इकलौता सब्जेक्ट है जो होमवर्क वगैरह टाइम पे करता था, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि सॉल्विंग रहता था ज्यादातर। आपको इंडिया समझो एएसबी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत है कि इसमें एएस में ट्रीटमेंट क्या करना है, इसका क्या करना है। बट कॉस्टिंग ऐसा है पूरा प्रैक्टिकल है, एक्सेप्ट वो 20 मार्क्स का जो थियरी आएगा। तो इसमें अगर आपका प्रैक्टिस, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपको फॉर्मूलाज याद रहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग कॉस्टिंग है। एंड आपको अगर डर लगता है ना कॉस्टिंग से, तो मैं बोलूंगा कॉस्टिंग हर एक जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जिनसे फिक्स होता है कि कुछ ना कुछ मार्क्स आएगा, बहुत ईजी रहते हैं। जैसे अगर आप कॉस्टिंग में देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कॉस्टिंग हो गया, अभी मेरे को चैप्टर्स तो सब याद नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, 5 6 चैप्टर से जैसे भले 5 6 5 6 बट 40 मार्क्स का पोर्शन वो कवर कर लेते हैं पेपर में। तो वो कहते हैं इजी है। और कुछ कुछ जैसे चैप्टर्स है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, उसका भरोसा नहीं है पेपर में कितने मार्क्स आए, बट उसमें कोई भी नहीं कि पूरा छोड़ दो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप देखो तो मटेरियल वाला पूरा इजी, लेबर वाला भी इजी। हमको जो दिक्कत जाता है ओवरहेड वाले में पार्ट थोड़ा ज्यादा जाता है, तो ठीक है उतना पार्ट छोड़ दो, ऐसा नहीं कि हम पूरा चैप्टर ही छोड़ दें।
है, जितना आपको जो पार्ट इजी लगता है ना उसका कवर कर लो। देखो जो लोग एबीसी वाला जो रहता है वो फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब रहने दो। एक बार देखा कि कौन सा चैप्टर से आ रहा है ज्यादा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ए वाले, बट हाँ अगर आपको पता है कि चैप्टर, जैसे आप अकाउंट से एडवांस अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें मुझे एग्जैक्ट करनी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा है कि हर पेपर में आना ही है उसमें, 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का आता ही है, गारंटी क्वेश्चन है उसका। और वो कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं रहता है, अगर आपने एक बार मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो आपको पता है कि ये मेरे को आ जाएगा। तो अगर आपको कोई चैप्टर पता है, और एडवांस अकाउंट में मेरे ख्याल से ये भी है, बायबैक चैप्टर है, और ईसॉप वगैरह का भी एक चैप्टर है, तो ये सब जो है ना इजी चैप्टर है, भले आएंगे 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए, बड़े 5-10 करके आपकी 40 मार्क्स ऐसे ही कवर हो जाएंगे हर एक पेपर में, जो भी प्रैक्टिकल है। तो आप इन पे फोकस करो। एंड कॉस्टिंग में अगर मैं बोलूँ थियरी छोड़ना है कि नहीं, तो अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो एक बार का आप छोड़ सकते हो, बट अगर नहीं, आपको कॉस्टिंग से डर लगता है, थियरी करके जाओ, ठीक है। और जिसको नहीं भी लगता है, कॉस्टिंग अच्छा लगता है, तो भी वो क्या करे ना, जो थियरी का है ना उसका ऐसा एक 2-1 घंटे का कोई अगर यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर देख लो जिसमें पूरा थियरी कवर्ड है, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहेगा कि कभी अगर आपको ऐसा है कि नहीं समझ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो आप वो 20 में से थियरी जो क्वेश्चन है वो ऑप्ट करके उसमें 20 में से 5 या 10 मार्क्स का तो लिख लोगे। तो ऐसा उसमें भी थियरी क्वेश्चन में भी ऑप्शन रहता है, आपको शायद 5 में से 4 या कुछ ऐसे सॉल्व करने रहते हैं। तो पढ़ के वो भी जाना, मैं भी ऐसे मैंने ऑप्ट नहीं किया था, पेपर में सॉल्व नहीं किया था वो, बट मैं हाँ 1-2 घंटे का लेक्चर देख के गया था। अगर मेरे को उसमें सॉल्व करना रहता तो मैं उसमें से 10 मार्क्स का सॉल्व कर पाता, यानी लिख पाता उसमें, 10 में से फिर मेरे को 7 या 8 मार्क्स मिलते, ऐसा। तो कॉस्टिंग में ऐसा करना। Okay. As if I can see in the chat box, Harini, if it's possible for you, आप खुद ही पूछ लीजिए आपका क्वेश्चन, whatever you have to ask. Hello, am I audible? Yes. Yes, thank you so much. So, thank you for conducting this meet, firstly. So, actually, as I put it out in the chat box, I've really spent a lot of time just working in the company that I'm employed in right now. So, I'm an article assistant who've joined, who's been, just doing the work that I've been allotted for just all these 10 months that I've been in. And it's also my fault that I did not get much into studies, and I would also have seen the lectures as well, but then I purchased this pen drive classes since I do not have time to attend the physical classes. So I have a lot of lectures to watch, like literally, like when I think of doing it all, that itself fears me a lot. So and I have a lot of portions to cover right now. I mean, I don't want to pass on this vibe to everyone else out there in the meet as well. But then, I'm genuinely worried about this, and I'm just watching the marathons to get the concepts cleared. So, could you please guide me on how do I just pass? And I'm just gonna appear for just group 1. So, yeah, I'd be grateful if you answer to this. Kunal, would you like to? So, hi Harini. So, first of all, I would like to tell you that like direct entry students are brilliant because that is a fact that when I was like first time when I came to know about my result, I was doing my ITT in another city with like we were like 5 roommates. We like took a like flat on rent and we were 5 staying there, and out of that 5, 3 were of direct entry. So like they were not worried for the result because the result was not there, but like they were like gem kind of people because like we other two were like very depressed because the next day is our result, but they were the ones who like motivated us like जो होगा अच्छा ही होगा. So direct entry students work and studies and you get like
Kunal, actually your voice is lacking. Am I audible now? Yes, now it's better. Yeah. So you can do one thing, like you can talk to your manager and whoever like is your senior in the firm, and you can just tell your problems because they are also supportive. Like they also know that you have to give exams like during this period, and you can tell all the difficulties that you are facing to the manager because they will definitely tell you a way out. Like they will allow you to go home early. They will like give you extra leaves between a week, like 1 day in a week you can get as a extra leave rather than those who have completed the intermediate. So No, basically sorry to interrupt. Sorry to interrupt, Kunal. Actually, yeah, what was happening was the others were employed and they did not have, since there's a big firm, we have off on Saturdays as well, Saturday and Sunday. But then there were yeah. certain works that was just allotted to me on Saturdays as well. So even Saturdays would go out just like this. So, Mhm. and then Yeah, the work yeah. was just monotonous. So not to blame it, but then yeah, this was the thing that was happening all these days. Yeah, I can So understand. I'm currently, are you also on study leave or still visiting the office? Yes, yes. No, Still no, no. working? I am on study leave. I am on study leave. Okay. I've come Yeah. to leave for these 3 months. Oh, oh. okay. So your attempt is now, na? In November you are giving group one. Am I right? Yes, yes. Yeah. So basically now what is the thing have you like watched the lectures or you are directly watching marathons? No, I'm directly watching marathons. That is the problem. I So do not have time to watch the lectures. You know, they are literally running for some, 2.5 hours per lecture, and there are around 7 to 8 lectures for one chapter. So yeah, that's what you can do is like you can opt for like fast track for especially like direct tax and costing. You can opt for fast track batches that will be around like I think there are not much lectures in that because if you will watch a marathon, so you will just understand the concept, but like how to solve a question, you will not learn from marathons. Or another alternative can be you can go topic by topic. If you are watching one topic in marathon, then simultaneously you should solve questions on that so that you at least know like how to apply what we are learning because you cannot solely depend on marathon if I also used to watch marathon like one or two subjects were such that I have not started lectures but I have watched marathon of that subject because like I was sitting ideal so I thought I should watch, but in that the problem is like it will be pure theoretical. You will not know how to apply that knowledge while solving the questions. So first of all, you need to calm down. Like you are feeling like bit more fearful. Like you need to calm down at this time because if you will like take pressure, then nothing will happen, and the whole at least what you have done will also be washed out because you are taking very much pressure. So first of all, you need to understand that you have nothing to lose now because uh, at least you are having guts to give exam in November. If there was maybe if another child was there in place of you, so he might quit as well. But you are at least having the guts to give exam. So first of all, you should like be confident in yourself because taking pressure will not make things easy. It will like more worsen the things. So calm down and you can do it. Nothing is impossible. You need to put more efforts than others. You are still having 2 months, but your efforts need to be like doubled. So you watch marathon or whatever is convenient for you, but remember this like don't don't focus on like only theoretically. You are
like you are studying concepts for marathon, so you need to know like how to apply that concept while solving the question. So you need to focus on that aspect as well. So calm down first of all, and whatever will happen will be for good only. So first of all, like you need to like take less pressure and focus on learning things and forget what other students are doing, because like most of your friends may be like they may be of regular, like they may not be direct entrants, so don't compare yourself with them. You need to focus on what is your strength is, and you need to like you can go to, best way is to go topic by topic. You understand the topic, understand the concept, and then you can find the questions on that concept and you can solve it, so that you know how what the logic is and how to apply that logic in that particular question. So you need to go and since you are not having time to try at least to give one mock test, because at least you will know how to approach the paper on final day. So at least try to give one mock test. It will take around like 10 to 12 days. You can like 10 to 12 days. So benefit of that is you will also revise the entire subject and you will give a test on that. So both things will happen. You will like revise also and you will get a sufficient practice as well. So calm down and don't compare with anyone. You are the best. Keep that feeling and like give your best in these last 2 months so that you don't regret in future. Even though you fail or pass is the matter of future, but you should not regret that have not put in that efforts. So you should at least feel good that though I am failed or like I couldn't clear, but my efforts were full. So these belief you should give, and and don't, that is the worst thing if we compare with anyone, so avoid that and believe in yourself. Sure. Thank you so much, Kunal. Okay. I will also add something to it. So you have around 2 months now, that is 60 days. And I think you can study around 10 to 12 hours daily. So only 2 months are left, so you have to give 12 hours daily. So if you see, you have around 720 hours left still. Okay, so even if you take, I think, fast track lectures, so try if you get fast track lectures in 90 to 100 hours of each subject, like for law, you will easily get in 50, 60 hours also. Okay, so you can like complete in a week. You can complete one subject in a week, like law. Okay, and if you get practical subjects like accounts and costing and direct tax, in 90 or in 90 hours suppose. So you can complete that in 8 to 9 days. So you have to give 35 to max 40 days for studying, and the remaining 20 days have to be for revision at least. Okay. So try to complete this. If you get the marathon, sorry, fast track lectures, which are around 80 to 90 hours, and for law 50, 60 hours, if there are such available, I don't have idea, but look for it. If there are such lectures, go for them and study for 10 to 12 hours daily. And you can do two subjects per day, means study 5 to 6 hours for one subject and 5 to 6 hours for other subject. So you don't get bored studying 12 hours for each one subject only for the whole day. So in this way, you will complete your portion in 30 to 40 days. Okay, max 40 days you will complete it. And in the remaining 20 days, do the revision, like which lecture, which topics you found difficult, or solve the questions which are important, and give mock test. Uh, Give mock test, or at least give two mock tests or previous year papers for each practical subject, and also give one for theory subject. Okay, so you will cover the complete portion in 2 months. Also, there is nothing as big. As you are giving one group. If it were two group, I would have said you to go for one group only. So you can go for one group, and you would have studied at least a little bit in these days also. So you will cover it. Okay. And if for particular subject there aren't any lectures available, you can go for topic-wise revision lectures. If you watch topic-wise revision lectures, your concepts will get cleared more rather than going for full marathon lecture. For direct text also, I never watched Bhavar Burana sir's marathon lecture. I watched it only one day before the exam. But before that, whenever I studied, whenever I had any test, I would go for topic-wise, chapter-wise revision lectures.
that would be hardly, I think, 20 hours. And 20 hours you can cover it in easily in 3 days if you study means 5 to 6 hours also daily. Okay. And in the remaining time, you can solve the questions for that particular chapter. So you will get the concept clarity also, and your practice will also get covered. Okay. And that's all Yes, from my side. yes. Thank you, Varun. Okay, so anyone else is having any questions? Okay, so if anyone else, you all are having no questions. Okay, we are having one question. For IDT, how should one approach it? How should one think for it? So, Kunal or Varun? Kunal? IDT na is more based on like more of a theory rather than like, if we can say it is a mix of both, but more involved is theory. So you need to like remember the provisions because there are many limits in like GST, like registration limits and all, like when you can avail ITC, there are many limits. So basically, you need to focus on remembering that limits because questions will be directly based on that limits. There will be no rocket science. If you remember the limits, you will be able to attempt that. So in IDT, more focus should be on revising the things, and in that you can take like benefit of marathons because thus in IDT was the like I used marathons most in the IDT subject only because like in 7 to 8 hours you can study whole IDT subject by seeing marathons, and the number of times you will see that you will remember the provisions. So the basic fundamental is that only, that you need to focus on that limits that are there so that you can be able to answer the questions. And one basic thing that applies to all subject is practice, like the number of questions you get from everywhere RTP. Don't go for like extra books. ICI has many resources like RTP, MTP, then past exam questions. Then ICI module itself has many questions. So don't like search for extra questions. You have many resources from ICI only. Focus on that only, and try to like revise the provisions as much as you can. Techniques can be yours. Like I have my techniques that was suitable for me, you can develop yours. The ultimate objective is to remember the provisions because questions will be directly based on that. So you need to you need to find out ways how can you remember what provision. You can like I told my ways, in the same way you can have new ways. So find out that ways and remember the provision so that you can apply that in your answers. Basics of IDT is that you need to remember all the limits and provisions so that you can answer the question. There will be no straightforward questions. There will be like they will test your mind because they will test what is your knowledge of the provision. So you need to be ready for that. एंड आईडीटी, हाँ, फॉर कंसेप्ट क्लियरिटी वॉच द रिवीजन लेक्चर, उससे अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद है ना, जब आपको अगली बार जब देखना है ना, एक बार रिवीजन लेक्चर देखो, उसके बाद मॉड्यूल के पीछे का जो समरी है वो देखो. तो जब आपने लेक्चर देखा होगा ना, तब आपको याद नहीं हो रहा, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा. ठीक है. जब आप मॉड्यूल के पीछे की समरी पढ़ोगे ना, तो जो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ था उधर, फिर आप एक बार वापस वो समरी पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं कि आप पूरा मॉड्यूल पढ़ सको, तो अभी आपको समरी पढ़ना है. ठीक है. उस टाइम पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब समरी पढ़ो, आपको याद भी होने लग जाएगा थोड़ा चीजें. और कुछ कुछ टॉपिक जो है, जैसे एग्जाम्शन या कौन सा है वो चैप्टर 5 या 4 है, जिसमें वो सब है, तो उसमें ना जो मेन मेन चीज है ना, वो पढ़ के छोड़ दो, समरी पढ़ के छोड़ दो. ऐसा नहीं कि एकदम डीप जाना है, हर एक याद रखना है, क्योंकि चैप्टर से वो चैप्टर से आना है, 2-3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आएगा. सबसे ज्यादा आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह से. ठीक है. सॉरी, कौन सा चैप्टर है अपना, चैप्टर का नाम क्या है कुमार? मैं मैथ्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल इधर. आईडीटी में कौन सा चैप्टर था वो? में भी कुछ टाइमिंग का अपन देख. हाँ हाँ, टाइम, हाँ, सप्लाई का.
टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो वाला चैप्टर से हर बार का फिक्स है कि 10 मार्क का आना ही है, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर्स देखो जहाँ से आता है और वो इजी भी है। अब आप वो चैप्टर देखो उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, जबकि आप वो डिडक्शन से एग्जाम जो है चैप्टर, उसमें है ना इतना सब कुछ दिए हुआ है और उससे आना है सिर्फ 3 से 4 मार्क्स का। तुम्हारी पढ़ के छोड़ दो, एक बार रीड करके छोड़ दो, जो याद रहा रहा, क्योंकि एक बार आपको पढ़ा रहेगा ना तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कभी कभार कोई कोई पॉइंट कि हाँ इसका लिमिट है ना इतना था। बट ऐसा नहीं कि हर एक उसको ध्यान देते बैठे अपन रट्टा मारते बैठे, याद रहा तो रहा, नहीं रहा नहीं रहा। जो दूसरे टॉपिक्स है जहाँ से अपन स्कोर कर सकते हैं वहां से कर लेंगे, ठीक है। एंड आईडीटी में भी 12 1 मार्क्स के तो एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज भी आईडीटी के कोई इतने डिफिकल्ट नहीं आएंगे, आप एमसीक्यू में भी उधर अच्छे से स्कोर कर सकते हो। आपका सिर्फ जो रिवीजन लेक्चर से कंसेप्ट क्लियर कर दो और एक बार समरी पढ़ लो पूरी बुक की। Thank you, Varun and Kunal. Okay, so anyone else? किसी का कोई भी क्वेश्चन है so they can ask. Okay, so I think there are no more questions. एक ईआईएस का क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, कैन वी लीव चैप्टर 3 ऑफ ईआईएस इफ वी डोंट हैव इनफ टाइम। वो मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं भी उसको है ना एग्जाम के आखिरी दिन पे रिवाइज नहीं कर पाया था, बट ऐसा नहीं कि मैंने उसको कभी पढ़ा ही नहीं था, मैंने उसको पहले पढ़ा था। तो मैंने क्या किया था ना, अगर आपको टाइम नहीं है ना सफिशिएंट, तो आप एक बार रिवीजन लेक्चर देख लो। मैं बोल रहा हूँ ना रिवीजन लेक्चर बहुत अच्छी चीज है, यूट्यूब पे कोई ना कोई अच्छी फैकल्टी जिसका आपको लगता होगा अच्छा है, तो एक बार देख के चले जाओ, कुछ तो याद आएगा। कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसमें 2 मार्क्स का तो लिख पाओगे। तो ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर छोड़ दो पूरा, क्योंकि कभी भरोसा नहीं रहता है, कभी ऐसे आएगा मन किया उसने 25 मार्क्स का एक ही चैप्टर में से डाल दिया, तो तब क्या करोगे, ठीक है। और वो चैप्टर 3 है भी सबसे ज्यादा मार्क्स का देखा जाए तो आता है उससे, यानी ज्यादा देखोगे तो 50 मार्क्स का है ये, और उसमें से लगभग देखो तो हर एक चैप्टर का 10 10 मार्क्स का वेटेज है, हर चैप्टर का 15 मार्क्स का वेटेज है सभी। तो उसका थोड़ा ज्यादा वेटेज है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा वेटेज है उसका, बट उसके कंपैरिजन में चैप्टर बहुत ज्यादा वास्ट है। तो मैं बोलूँ सच में तो एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर पाया था, एंड इसकी वजह से मेरे को इतना कुछ याद नहीं था। तो मैंने ना बस रिवीजन लेक्चर एक बार देख लिया था। वो रिवीजन लेक्चर देख लो, कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट का है, टाइम नहीं रहता है ना, थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, जितना हो सकता है उतना गो थ्रू कर लो। तो जितना मार्क्स मिल जाए पेपर में अच्छा है, 1 मार्क्स भी अगर आपको मिल जाता है ना तो अच्छी बात है। तो और कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? एंड अगर आपको कोई भी रहता है अभी ये सेशन के बाद भी, अगर आपको कुछ डाउट रहता है ना, तो आप मेरे को या कुणाल को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, एंड कुछ भी आपकी क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। जब भी पॉसिबल होगा हम आपको आंसर कर लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेरी रहे आप हमको पूछ लेना लिंक्डइन पे। एंड एक चीज मैं बोलूंगा कि कभी भी है ना अपने आप को, मैं वही बोलूंगा कि ऐसा मत समझो कि मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब तक आप डेयर नहीं करोगे ना तब तक ये कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने है ना लिंक्डइन, मैं जब हुआ था ना मेरे को खुद को विश्वास नहीं था कि मेरा रैंक आ सकता है, बट मैंने एक डेयर लिया था उसको एंड मेरा आ गया था। तब मैंने ना मेरे को एक कोट आया था ध्यान में, और मैंने आज वो स्टार्टिंग से मेरे लिंक्डइन पोस्टर पे भी देखोगे ना मैंने वो कोट लिख के रखा है, डेयर टू ड्रीम द इम्पॉसिबल, वर्क फॉर इट विथ फुल डेडिकेशन बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो आप चैलेंज लो, एक टारगेट सेट करो एंड उसके लिए मेहनत करो, आप बिल्कुल पास होंगे, सक्सेस मिलेगा। Okay, so thank you so much, Varun and Kunal, for your strategies, your secrets, and such a motivation. I don't think now कि किसी और के कोई questions बचे हुए हैं, so we come to the end of the session. I thank you all the participants कि you took out the time and came and to watch the secrets and strategies of the AIRs, and also a very big and a huge thank you to Kunal and Varun. आप लोग यहाँ पे संडे इवनिंग में अपनी आर्टिकलशिप से टाइम निकाल के यहाँ पर आए. So a big thank you to you and a big thank you to all our audience. So that's it for today. That's end for the session. Thank you so much, guys. Thank you. थैंक यू। Yeah, thank you.